पहली तस्वीर आपके सामने के चीन के सिचुआन से। वेनहुआ टावर को यहां गिरा दिया गया। देखिए तस्वीर। इस टावर को 2006 में बनाया गया था। 9 मंजिला ऊंचे इस टावर की लंबाई करीब 56 मीटर थी। टावर चीन के सोंग और युआन वंशों की याद में बनाया गया था और इसे देखने के लिए हजारों टूरिस्ट भी जुटते थे। 2008 में आए भूकंप के बाद वेनहुआ टावर की नींव हिल गई। हादसे का खतरा बना हुआ था। आखिरकार इमारत को गिराने का फैसला हुआ और विस्फोटकों की मदद से कैसे इसे ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने। तस्वीर अमेरिका के टेक्सास से भी सामने आई है। जोरदार तूफान के बाद सड़क पर धूल का ये गुबार देखिए। बवंडर इतना शक्तिशाली था कि लोहे के टिन शेड और प्लास्टिक शीट्स तक उड़ती नजर आई। आधे घंटे तक धूल मिट्टी का ये भंवर इलाके में देखा गया। और अब कोलंबिया से आई तस्वीर आपके सामने। तेल पाइपलाइन पर हमले की ये तस्वीर देखिए। आगजनी के बाद आसमान तक काला धुआं उठता नजर आया। शुरुआती जांच से ये पता चला कि आपराधिक संगठनों ने इस आगजनी को अंजाम दिया है। अपराधी तेल की तस्करी के लिए पाइपलाइंस को निशाना बनाते हैं। जगह जगह पाइपलाइंस को तोड़कर तेल निकाला जाता है और अवैध रूप से इसे बेचा जाता है। इसी दौरान आग लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। स्पेन से आई एक तस्वीर भी अब आपके सामने। कोस्ट गार्ड की एक पेट्रोलिंग बोट ने शरणार्थियों की एक नाव को पलट दिया। दरअसल स्पेन की समुद्री सीमा में मोरक्को से आई एक नाव दाखिल हुई और नाव में करीब 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ये वो शरणार्थी थे जो अवैध रूप से स्पेन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कोस्ट गार्ड ने पहले चेतावनी दी, लेकिन जब नाव नहीं रुकी तो कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट ने शरणार्थियों को बोट को ही रौंद दिया और शरणार्थियों की नाव पलट गई। हादसे में किसी तरह की चोट नहीं आई। आइसलैंड की तस्वीर अब आपके सामने। एक दहकता ज्वालामुखी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इलाके में इस ज्वालामुखी के फटने के बाद फैले खतरे के बीच लोग इसे देखने के लिए भी आ रहे हैं। ज्वालामुखी को देखने के लिए टूरिस्ट पहुंचे। ऊपर ज्वालामुखी का लावा पिघल रहा है, उसके ठीक नीचे टूरिस्ट तस्वीरें खींचते नजर आए। इस दौरान हादसे का डर हमेशा बना रहता है। आपको बता दें, आइसलैंड में दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सातवीं तस्वीर केन्या के नैरोबी से। सड़क पर खड़ी एक कार दूसरी कार से टकरा गई। तेज रफ्तार कार की हुई जोरदार टक्कर की ये तस्वीर। टक्कर इतनी जोरदार कि सड़क पर खड़ी दूसरी कार करीब 100 मीटर तक आगे गई और फिर पलट गई। इटली से आई तस्वीर, जहां भीषण सैलाब का कहर देखने को मिला। इटली के एवोलिनो प्रांत में पहले 5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद सड़क पर पानी का ये तेज बहाव देखने को मिला। सैलाब में सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां भी बहती नजर आई। अब सऊदी अरब के मक्का से आई तस्वीर आपके सामने होगी, जहां कैमरे में कैद आसमानी बिजली ने कैसे सबको हैरान कर दिया। देखिए, यह आसमानी बिजली एक टावर पर गिरी। करीब 12 सेकंड तक कड़कती बिजली की ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई हैं। किसी शख्स ने इसे अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। और अब अमेरिका के लॉस एंजलिस से आई तस्वीर, जहां एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। वहां से हाई टेंशन जिस तरीके से वायर गुजरती हुई नजर आ रही है, खतरा बढ़ता गया। इस शख्स की जान जा सकती थी। ऐसे में इलाके की बिजली को काटा गया। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने शख्स को उतारने की कोशिशें की। सारी कोशिशें फेल साबित हुई। लाख कोशिशों के बाद भी ये शख्स नहीं उतरा तो इसे अकेला छोड़ दिया गया और करीब 4 घंटे ये शख्स ऐसे ही खंभे पर चढ़ा रहा। जब थक गया तो खुद ही खंभे से नीचे उतर आया और मौके से फरार हो गया।
और खबर समंदर में भारत के शौर्य से जुड़ी हुई, जहां समंदर में चीन पाकिस्तान की हर चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक विध्वंसक पनडुब्बी को उतारने वाली है, जिसका नाम है INS अरिघात। ये घातक परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना के बेड़े में कल शामिल हो सकती है। INS अरिघात भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है दुश्मन का विनाशक। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह देश में बनाया गया है। INS अरिघात देश की समुद्री सुरक्षा मजबूत करेगी। हिंद महासागर में यह पनडुब्बी एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएगी जो चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरेगी। तो भारतीय नौसेना को मिलने जा रही INS अरिघात की खूबियां क्या है, इसकी खासियत जब आपको बता देते हैं कि आखिर किस आधार पर यह कह रहे हैं कि यही INS अरिघात दुश्मन का काल साबित हो सकती है, क्योंकि पानी की सतह पर इसकी रफ्तार जानिए 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे समुद्र की गहराई में रफ्तार 24 समुद्री मील, साथ ही 8 लॉन्च ट्यूब और K4 मिसाइल से ये लैस। ये वो मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, और साथ ही K15 मिसाइल से भी लैस जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर। हालांकि आपको बता दें, ब्लेड प्रोपेलर जल रिएक्टर से संचालित। इसकी खूबी और इसकी खासियत को समझते हुए ही मेरे सहयोगी से आगे भी इसके भारत में इस वक्त डिप्लॉयमेंट और जिस लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है उसके बारे में करूंगी बात। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन पहले जानिए, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है, यहां तक कि ये सतह पर चलने वाले जहाजों की रफ्तार की बराबरी भी कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये दुश्मन की टो ले सकती है, मौका लगने पर दुश्मन पर हमला कर सकती है। पनडुब्बी चीन के समुद्री विस्तार पर लगाम लगाएगी और हिंद महासागर में चीनी दबाव को कम करने में भी करेगी मदद। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और यही चीन के विस्तार पर हमेशा लगाम लगाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण फैसले अब हम देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। अंजू। जी बिल्कुल सुरभि, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और जिस तरीके से अरिघात पनडुब्बी को कल भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा और उस मौके पर देश के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, अपने आप में ये बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि भारत के पास ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। और अभी अगर हम पूरे विश्व के पटल की अगर बात करें तो ऐसे 6 ही न्यूक्लियर टेस्टेड देश हैं जिनके पास इस तरह की सबमरीन है। आपको यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है अरिहंत क्लास की पनडुब्बी का। इसके अलावा एक S4 पनडुब्बी है जिसको कि 2021 में नवंबर में लॉन्च किया गया था, और उसके भी टेस्टेड चल रहे हैं। वहीं अगर हम अरिघात की बात करते हैं तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, और तब से लगातार इसके टेस्ट, इसके ट्रायल्स पानी के अंदर किए जा रहे थे, और अब फाइनली इसको भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो भारत की बेहद इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, जिस तरह से भारत के पास दो तरफा चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तो ऐसे में भारत की ये जो सबमरीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी भारत की सुरक्षा में। तमाम तरह के इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो इसकी लोकेशंस रहेगी वो ऐसी लोकेशंस पे रहेगी जहां पर ये हमारी सामरिक दृष्टिकोण से जो बेहद संवेदनशील इलाके होंगे वहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हम इसकी शक्ति की बात करें तो 750 किलोमीटर रेंज की जो स्पीड है, और जो इसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो है। वहीं इसके अलावा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी 8 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो इसमें लगाई गई हैं, और जिनकी रेंज जो है अगर मैं आपको बताऊं वो मीडियम रेंज है, और वो 3500 किलोमीटर है। तो सोचिए कि कितनी घातक और बेहद शक्तिशाली ये सबमरीन अपने आप में होंगी। जी शुक्रिया, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे अंजू। और आज की दूसरी खबर सेना से जुड़ी, जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। भारतीय सेना को बहुत जल्द 6.716 राइफल मिलने जा रही है। 6.716 राइफल दुनिया की सबसे घातक राइफल्स में से एक मानी जाती है। अमेरिकी सेना के अलावा नेटो के कई देश इस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारतीय सेना को करीब 73,000 6.716 राइफल डिलीवर की जाएंगी, और इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास, आपको बता दें,
1.45 लाख से ज्यादा 6716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। अब इन राइफल्स को चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों को सौंपा जाएगा, जिससे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। अब इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि राइफल्स भारतीय सेना को दुश्मनों पर अधिक प्रभावी ढंग से फायरिंग करने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए अब इन्हीं राइफल्स की खासियत आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों सबसे खास मानी जाती है SIG 716 राइफल। रेंज 600 मीटर, फायरिंग क्षमता 600 से 650 राउंड पर मिनट और फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। साथ ही इसका वजन है 3.85 किलो और अचूक निशाना 100% एक्यूरेसी, कैलिबर 7.62x51 mm और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिस्टन ड्राइव। और ये राइफल्स भारतीय सेना को दुश्मनों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से फायरिंग करने में सक्षम बनाएंगी। इसकी खूबियां आपने जान ली हैं, लेकिन क्यों अचूक मानी जाती है SIG 716 ये भी जान लीजिए, क्योंकि दुश्मन पर दूर से निशाना साधने में सक्षम है। राइफल को चलाना बहुत आसान है, किसी भी परिस्थिति में काम कर सकती है और अमेरिकी सेना जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है, अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। नेटो सेना के पास भी SIG राइफल है। और अगर इस राइफल के वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखे तो 4 वेरिएंट के बारे में भी जान लीजिए। ये कौन कौन से वेरिएंट है इसके बारे में अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। हालांकि अभी तक क्यों ये अचूक मानी जाती है SIG 716 ये आपने जाना, अब इसके वेरिएंट्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट में यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां पहला वेरिएंट है SIG 716 CQB, जो कि नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल होता है, छोटा आकार होता है और अचूक निशाना लगाता है। साथ ही दूसरा वेरिएंट है SIG 716 कार्बाइन, जो कि बहुत खतरनाक मानी जाती है और कार्बाइन फॉर्मेट जो कि बेहद घातक माना जाता है। तीसरा वेरिएंट SIG 716 जो कि प्रिसिशन मार्क्समैन, बैरल की लंबाई 20 इंच और स्नाइपर के लिए बहुत बेहतरीन। वहीं चौथा वेरिएंट SIG 716 पेट्रोल ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल ये। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि इसी बारे में अंजू निर्वाण ने एक रिपोर्ट भी हमें भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए और आपको बता दें ये रिपोर्ट एक प्रदर्शनी की है जहां SIG राइफल को दिखाया गया था। LAC पर अपनी तैयारियों को और भी ज़्यादा पुख्ता करने के लिए अब भारत ने एकदम लेटेस्ट हथियारों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एकदम लेटेस्ट टेक्निक से बनाए गए ऐसे हथियार जो कि और भी ज़्यादा घातक हैं और भी ज़्यादा सटीक हैं और बहुत ज़्यादा दूरी तक भी बैठे हुए दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये अमेरिकन गन जो कि जिसका नाम है 600 राइफल, किस तरीके से ये काम करती है। जहां तक इसकी जानकारी हमें है कि ये 500 मीटर तक की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकती है। लेकिन इसकी और क्या खासियत है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये वो वेपन सिस्टम है जो कि इंसास और AK-47 को एक तरीके से आने वाले समय में पूर्णतः रिप्लेस करेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे जवानों के पास अलग अलग बॉर्डर्स पे ये गन्स दी गई है। यहाँ पर हमारे जवानों के पास भी है। इसके बारे में हम समझते हैं। सर, ये 600 राइफल कैसे काम करती है, क्या खासियत? मैम, सेक्शन की फायर पावर को और भी बढ़ाने के लिए हाल ही में अभी 7.62 mm 616 असॉल्ट राइफल को शामिल किया गया है। इसका कारगर रेंज 500 मीटर है, जिससे हम दुश्मन को लंबे कारगर रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। इसकी बट की अलग अलग पोजीशनें होने के कारण अलग अलग एक जो फायरर है अलग अलग प्रकार से तरीके उसको फायर कर सकता है और दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। इसमें जो साइड सिस्टम दिया गया है जिस उसको एक फायरर खुद को अपने हिसाब से ड्यूरिंग कर सकता है और उसको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें पैकेटनी रेल की सुविधा दी गई है जिससे वो अलग अलग साइड का इस्तेमाल भी कर सकता है। और उसके बाद इसमें जंप कंपनसेटर के लिए अलग से 3 prong सिस्टम दिया गया है जो इसकी एक्यूरेसी को और भी बढ़ा सकता है। ओके, तो देखिए दुश्मन के सामने ये एक्यूरेसी को बढ़ाता है। और 1 राउंड में सर ये कितने बुलेट फायर कर सकता है? 650 से लेकर 850 मीटर एक मिनट में फायर कर सकता है मैम। और अब एक खबर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश की। भारत के खिलाफ रेलवे टेररिज्म फैलाने की जो साजिश रची जा रही है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये साजिश भी पाकिस्तान बैठे आतंकी बना रहे हैं। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी फरदुल्ला गौरी ने दिल्ली, मुंबई और देश के कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर ट्रेन डीरेल करने की धमकी दी है। टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो में गौरी ने अपने गुट के आतंकियों से कहा है कि वो भारतीय रेलवे को निशाना बनाकर देश में अराजकता फैलाए। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया। रेलवे सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया। रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए।
और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ये रेल आतंकवाद, इसको लेकर हुए बड़े खुलासे पर बात करूंगी मेरे सहयोगी जितेंद्र से। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर ये इंफॉर्मेशन, जहां भारत पाकिस्तानी आतंकी फरतुल्लाह गौरी ने धमकी दी है और दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में ट्रेन पलटने की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया गया और रेलवे को निशाना बनाकर अराजकता फैलाने को कहा गया। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए अब बड़े फैसले लिए हैं और रेलवे सुरक्षा बलों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से विशेष इंतजाम किए हैं, उसको लेकर भी खबर आ रही है। और आपको यह भी बता दें, फरतुल्लाह गौरी पाकिस्तान से आतंकी नेटवर्क चलाता है और कई सालों से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की जिस तरीके से ये कोशिश में जुटा है, अब इसकी प्लानिंग कैसे हुई डीकोड और किस तरीके से इस पूरे मामले पर हुए बड़े खुलासे। इंफॉर्मेशन जितेंद्र हमारे सहयोगी के पास है। जितेंद्र, बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ये वीडियो तकरीबन 13 मिनट का है और इस वीडियो के अंदर फरतुल्लाह गौरी ने साफ तौर पर फिदाइन हमले और इसके अलावा रेल पलटने जैसी साजिशों को अंजाम देने की बात कही है। जिहादियों को उसने बोला और अपने स्लीपर सेल को ये खास हिदायत दी है कि देश के अंदर जितनी अराजकता फैला सकते हैं फैलाएं और इसको लेकर खास तौर पर ये भी इंस्ट्रक्शंस उसकी तरफ से इस वीडियो में जिहादियों को दिए गए कि ट्रेन पलटने जैसी घटनाओं को अंजाम दे। तो हाल ही में राजस्थान के अंदर जो वंदे मातरम ट्रेन हादसा होने से बचा, यानी कि जो सीमेंटेड स्लैब पटरी पर रखे गए थे, उसको लेकर अब इस एंगल से मामले की तफ्तीश को इंटेलिजेंस एजेंसियां आगे बढ़ा रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे जो हाल में जो कोशिश की गई वंदे मातरम ट्रेन पलटने की, कहीं उसका फरतुल्लाह गौरी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो के सामने आने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो रेलवे पुलिस है उसको भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया और जो यात्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहने की हिदायतें फिलहाल दी जा रही हैं। इसके लेकिन इस वीडियो के आधार पर आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्या यहां पर भी इसके नेक्सस, इससे जुड़े लोग ऑपरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2 हफ्ते पहले एक शख्स रिजवान की गिरफ्तारी हुई थी जो कि ISIS से जुड़ा हुआ था और बताया जा रहा था कि वो भी फरतुल्लाह गौरी से प्रेरित है और फरतुल्लाह गौरी उसका ऑपरेटर है। तो फिलहाल इस एंगल पर ही और मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जानने की कोशिश करें कि फरतुल्लाह गौरी का जो नेटवर्क है वो हिंदुस्तान में साउथ इंडिया के अलावा नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन उसके स्लीपर सेल हैं। तो फिलहाल इस एंगल पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो की तस्दीक भी की जा रही है कि आखिरकार टेलीग्राम पर सबसे पहले वीडियो कैसे वायरल होता है, किन किन लोगों के पास कौन कौन लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो फिलहाल फरतुल्लाह गौरी पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। फरतुल्लाह गौरी इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान में। और बंगाल बंद को लेकर बीजेपी पर ममता का हमला, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें। बंगाल को बदनाम करने की साजिश और झूठ में माहिर बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी, ये कहा गया है। हम दोषियों के लिए फांसी चाहते हैं, फांसी के लिए विधानसभा में कानून लाएंगे। আজকে দিনটা আমরা ডেডিকেট করতে চাই সমাজে যারা নির্যাতিত হয়েছেন, বিশেষ করে আরজি করেন আমার প্রিয় বোনটি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। এই কদিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। মহারাষ্ট্রে শিশুদের উপর অত্যাচার হয়েছে, একবার নয়, পরপর 2-3 বার। উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছেই, আসামেও হয়েছে। আমি সকল নির্যাতিত পরিবারকে আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে। আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान फायरिंग के आरोप को लेकर भी आज खबर आई, जहां भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग को लेकर अर्जुन सिंह की तरफ से दावा किया गया। फायरिंग करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग हुई है। अर्जुन सिंह की तरफ से, जिस नेता पर टीएमसी कार्यकर्ता की तरफ से फायरिंग का आरोप लगाया गया है, उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड या मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। तो फायरिंग वाली बात आपने सुनी, लेकिन भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार के पास बॉम्ब मिला है, ये भी खबर है। फायरिंग वाली जगह से बॉम्ब मिला है। हालांकि बॉम्ब की बात यहां पर आपने प्रियांशु पांडे को भी सुना, बीजेपी नेता की तरफ से कही गई थी। लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां फायरिंग वाली जगह से बॉम्ब मिला है। और भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर हुई फायरिंग की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब कार के पास मिले बॉम्ब को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। और बंगाल के कई इलाकों में हिंसक झड़प को लेकर भी खबर है। कृष्णानगर में बीजेपी टीएमसी में झड़प को लेकर खबर आई है। हालांकि आज जिस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद की कॉल दी गई है। और उस दौरान जिस तरीके से कृष्णानगर से ये तस्वीरें सामने आई, बीजेपी और टीएमसी के ये कार्यकर्ता आमने सामने। वहीं नॉर्थ 24 परगना में ट्रेन को रोका गया है। बंद के विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ता और बनगांव सियालदह के बीच ट्रेन को रोके जाने को लेकर खबर आ रही है। ट्रेन रोककर बंद के विरोध में नारेबाजी की ये तस्वीर देखिए। तो एक तरफ बंगाल बंद की कॉल, वहीं बंद के खिलाफ हो रहा विरोध। ये फिलहाल तस्वीर आपने प्रदर्शनकारियों की रेलवे ट्रैक पर एकजुट होने के बाद ट्रेन को रोकने की देखी। लेकिन अब पश्चिम मिदनापुर की तस्वीर देखिए, क्योंकि दावा यह कि यहां पर बस स्टैंड के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया। बीच सड़क पर टायर जला दिए गए और उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी झड़प को लेकर खबर आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इस बीच हिरासत में भी लिया। देखिए किस तरीके से पुलिस पहले इन्हें समझाने की कोशिश करती रही, उसके बाद मौके पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी भी किस तरीके से यहां पर मौजूद महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। ह्यूमन चेन पहले बनाई गई, उसके बाद देखिए कैसे एक एक कर इन सभी को यहां से हटाना शुरू किया। इस वक्त स्थिति क्या है, बंद के असर और बंद के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त के हालात कुंदन क्या हैं? देखिए, अगर कलकत्ता शहर की बात करें और हावड़ा की बात करें तो शहर में स्थिति अब पहले से सामान्य हो रही है। सुबह में बंद का असर कई जगहों पर दिख रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रोटेस्ट तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चला है सुरभि। उसके बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य है। कम से कम सड़क पर ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं कोई प्रदर्शन और प्रोटेस्ट और मारपिटाई वाली स्थिति नहीं हो रही है। लेकिन अगर कलकत्ता से इतर बात करें, अगर दूसरे शहरों की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ कुछ जगहों पर अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं रुक रुक के, जिसमें कि शासन व्यवस्था के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं और तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सुरभि, जिस हिसाब से अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने छात्र परिषद को संबोधित करते हुए और अपने लोगों से इस बात की गुहार लगाई है कि आप भी अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो निकलिए, सड़कों पर प्रोटेस्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है। आज ही आप देखिए टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए रेलवे ट्रैक को एक तरीके से निशाना बनाया और ट्रेन रोक दी।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए घर से निकलिए, आप चाहें तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा 14 और 15 तारीख की रात को हमने देखा है। रिक्लेम द नाइट में किस तरीके से आरजीकर अस्पताल में मॉब घुसी और तमाम तरह की चीज़ें की। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बंगाल में जो कुछ होने वाला है, शायद उसकी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है, और इन सब की भी जनता का जो बुरा हाल होगा उसकी यही वजह है कि ग्राउंड पर मौजूद आपकी मौजूदगी और हमारे तमाम टीवी 9 के सहयोगियों की मौजूदगी के जरिए हम देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार कोलकाता और कोलकाता के आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रिया कुंदन पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर यूपी के बहराइच से, जहां आदमखोर भेड़िए ने दहशत मचा रखी है और बहराइच में एक नहीं बल्कि भेड़ियों के कई झुंड हैं जो बच्चों बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, भेड़िए 3 से 7 साल के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है और जिस तरीके से टीम इस पूरे मामले पर सर्च ऑपरेशन चला रही है उसको लेकर भी खबर है। हालांकि गैंग्स ऑफ भेड़िया के बारे में जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, इस पूरे मामले को लेकर हो रही पड़ताल के बारे में भी आज खबर सामने आई है, क्योंकि भेड़ियों की तलाश में 11 खोजी टीम लगाई गई हैं। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे और बहराइच में अब तक 3 भेड़िए भी पकड़े गए हैं। अरुण सक्सेना की तरफ से कहा जा रहा है, हम लोग भेड़ियों को ट्रेस कर रहे हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। लोगों से खुले में ना सोने की अपील की गई है। वन मंत्री अरुण सक्सेना जी यहाँ पहुंचे हैं। सर ये बताइए, आप खुद दौरा करने आए हैं, आदमखोर भेड़ियों को लेकर के क्या स्थिति है अभी इलाके की? देखिए, इस समय इलाके में भेड़िए की दहशत है। हम लोगों से कह रहे हैं हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, हाथ में डंडा लेकर रखो, अपने बच्चों का विशेष सुरक्षा रखो और शौचालय का इस्तेमाल करो। रात में यहाँ लाइट लगवाई जा रही है ताकि अंधेरा ना रहे। घरों में जिनके दरवाजे नहीं हैं उनके दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, घर में दरवाजे लगा के अंदर से कुंडी बंद करके सो और अपने पूरी एहतियात बरतो। कितने बच्चों की या लोगों की मौत हो चुकी है कुल, और कितने भेड़िए अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं? 7 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 15 लोग घायल हुए हैं और 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और हमें उम्मीद है हम जल्दी और पकड़ेंगे। तो हकीकत यह है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत है और आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है और बहराइच के कई गांव में भेड़ियों का जो खौफ है, उसी वजह से डर में 70,000 से ज्यादा लोग जी रहे हैं। ये तस्वीरें अब ड्रोन कैमरे के जरिए और सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कैसे पूरे इलाके में नजर बनाई जा रही है। हालांकि इसी ऑपरेशन में ये भी देखा जा रहा है कि लोग जिस तरीके से बहादुरी से पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, पूरे इलाके में खोज कर रहे हैं, वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से ये भेड़िए लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और यही वजह है कि इलाके में अब बड़े स्तर पर खोज ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इन्हें खोजने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके लिए अलग अलग स्तर पर टीमों को भी लगा दिया गया है और यही नहीं, पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। 11 टीमों को दिन रात इस तलाशी अभियान में लगाया गया है। ये एक और तस्वीर आपके सामने है जहां देखिए, जिससे ये साफ हो गया कि इलाके में किस तरीके से भेड़ियों की दहशत है और आदमखोर भेड़ियों की इसी तलाश में इस वक्त लोग भी नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, सर्च ऑपरेशन की ड्रोन तस्वीर और आदमखोर भेड़ियों से जो इलाके में दहशत है उसकी तस्वीर। सुनिए, जिस मासूम को उठाकर भेड़िया ले गया उसकी मां क्या अपील कर रही हैं। जब हम पीछे घूम के देखे न, भैया भूत पेड़ के पीछे घूम के देखे तो भैया ना रहा है हमारे, तो हम देखे लागिन, पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखें तो इसे सब ढूंढे लगे, वैसे से ढूंढी तब जाके चड्डी पाई नहीं, तब वैसे
नहर लमका कहीं नहीं। क्या मांग करती हैं अब आप? हम यहाँ चाहे तो पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न कर जाए। तो खबर यही है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत है। 9 लोगों को ये शिकार बना चुका है और ज्यादातर बच्चों को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है। आपको बता दें 8 बच्चे और 1 महिला की मौत की खबर आ चुकी है और रात के अंधेरे में बच्चों को ये लेकर जा रहा है। इसमें जानकारियां ये भी सामने आ रही है कि 45 दिन में 35 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 34 गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं और डर के साए में 70,000 लोग जिस तरीके से दिन रात इसकी तलाश को लेकर अपील कर रहे हैं। अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं और कैसे 11 टीमों को इनकी खोज के लिए उतारा गया है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने एक यहां महिला से बात की जिसके घर में भेड़िया घुसा था और उसके पति पर हमला हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर रात में सो रहे थे जब भेड़िया यहाँ पर पहुँचा है। ये बताइए क्या हुआ था रात में, भेड़िया आया क्या, आप कहाँ थी इस वक्त, किस तरीके से बचा? आवा है तो यहाँ उनके इथे पकड़ी से भूसट मैंने शर्ट पकड़ी से बस ये चिल्ला कहीं भाग हैं कहीं हाय बुआ हमका खा ली से बगवा बस सब कोई दौड़ ली से भाग ली से वो पूछ का इतनी कुलाच मारी से तो हम सबको देखा गा हाथ तबड़ के है तब वहाँ बाहर मारी से तो खूब बड़ा हो गया है तब भाग है सब कोई लाठी डंडा बल्लम लेके गए हैं तब भाग है वो तब भागा है वो। हाँ लेने जब मुंह दबा दिया था लेकिन मुंह लगा दिया था है? मुंह ना लगा है पता यू है तो यू शर्ट खींच ली सब फटा है थी। अच्छा। देखे हुई हो फटा है तो जब दांत लगाए से मैंने उनके दांत नहीं लाग है वो शर्ट फाड़ी गा जैसे डराए गए हैं खूब उनका। और जैसा कि आपको बताया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं जहां ड्रोन, सीसीटीवी और 8 थर्मोस्टेट कैमरास भी लगाए गए हैं। करीब 8 से 10 आदमखोर भेड़ियों की मौजूदगी बताई जा रही है इलाके में और 35 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जिसमें दहशत है। अब सवाल यही है कि आदमखोर पर शिकंजा कब, क्योंकि जिस तरीके से 11 टीमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही हैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा मौके पर मौजूद हैं जो लगातार प्रशासन के साथ भी बात कर रहे हैं और फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि करीब 8 से 10 भेड़िए हैं और 35 किलोमीटर का पूरा प्रभावित इलाका है जहां पर कुल 11 टीमों की तैनाती को लेकर भी खबर है। 200 कर्मचारी इन टीमों का हिस्सा हैं जिसमें आपको बता दें 3 DFO बहराइच, बाराबंकी और कटनिया घाट बताए जा रहे हैं, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी के साथ साथ थर्मोस्टेट कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। 4 जगहों पर आपको बता दें 4 पिंजरे तक लगाए गए हैं और 3 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं। हालांकि भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कैसे कर रही है उसकी तस्वीर भी देखिए। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें, खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोए तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। बहराइच के महसी से विधायक खुद इस ऑपरेशन में शामिल है। वो राइफल लेकर खुद रात भर भेड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। सुनिए विधायक सुरेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं। बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। हर रोज आदमखोर भेड़िया किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में जो इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं वो हाथों में बंदूक लेकर के पूरी रात खेतों में, जंगलों में जाकर के भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, काफ़ी बड़ा खतरा आपके बहराइच में मंडरा रहा है, आप खुद बंदूक हाथों में लेकर के निकल रहे हैं। किस तरीके का ये आतंक है जो आप खुद देख रहे हैं? आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं आदमखोर भेड़ियों के। जिस तरह से हमले हो रहे हैं ठीक उसी तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील हैं और आपने जैसा कि देखा कि माननीय मंत्री जी भी आए हैं, हेड भी आए हैं, विभागाध्यक्ष भी आए हैं, वन विभाग के चीफ हैं, कंजर्वेटर हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। 3 DFO इसी गांव में लगाए गए हैं। 6 भेड़िए थे जिसमें से 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं।
3 इस समय भी लोकेट हैं जो ड्रोन के कैमरे की नज़र में हैं। वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और आपको पगमार्ग हम अपने दरवाजे पे दिखा रहे हैं। ये भेड़िए के पगमार्ग हैं। एक ये भेड़िए का पगमार्ग है और ठीक इसी के पैरेलल एक उधर है। 2 भेड़िए एक साथ निकले थे परसों रात में। ये तो यहीं के आसपास है, यहीं मान बना करके रहता है। लेकिन इसके विपरीत उसने 22 किलोमीटर जा कर के कल वाली घटना कर दी। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 22 किलोमीटर भेड़िया जा कर के वहाँ अटैक कर देगा। 3 लोगों को घायल करने का काम किया, 1 को मारने का काम किया। और आज भी तीनों भेड़िए हमारे कैमरे के नज़र में हैं। किसी भी समय वो पकड़े जा सकते हैं। ये सुनिश्चित हम लोग करना चाहते हैं कि अब कोई हताहत न हो। और भेड़िए अगर हमारे ड्रोन के सामने आ गए हैं तो उनको किसी तरह से घेर करके, क्योंकि वो दूसरी तरफ रात में जा रहा था, उधर गोला दगवा करके उसको फिर शिफ्ट किया गया। इसी में प्रयास ये है कि पानी से बाहर निकल करके मैदान में आए। एक और बड़ी खबर, यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। विज्ञापन के लिए हर महीने पैसे यूपी सरकार देगी। आपत्तिजनक टिप्पणी पर आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई और देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा। तो योगी सरकार की इस सोशल मीडिया पॉलिसी को अब जरा लाउड और क्लियर अंदाज में भी समझिए, क्योंकि इसी पॉलिसी के तहत ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें होंगे और साथ ही ये भी कि किस कैटेगरी में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे। पॉलिसी में कंटेंट का अप्रूवल भी क्या जरूरी होगा? इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? अब आपको यही बताते हैं कि यूपी सरकार की आखिर ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी है क्या, क्योंकि यूपी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर योजना का प्रचार और इन्फ्लुएंसर्स को काम पर भी रखा जाएगा। फॉलोअर के हिसाब से चुनाव होगा। इन्फ्लुएंसर्स सरकार का प्रचार करेंगे और सूचना विभाग में इन्फ्लुएंसर्स की बकायदा रजिस्ट्रेशन भी होगी। इंपॉर्टेंट है कि अभद्र और अश्लील कंटेंट पर एक्शन भी होगा। देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा और इन्फ्लुएंसर की 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। सरकार से इन्हें 2 से 8 लाख तक के विज्ञापन मिलेंगे। यूपी सरकार की जो सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल पर आप जानिए कि पॉलिसी के तहत कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसमें हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर खबर को समझिए, क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज है, कौन सा प्लेटफॉर्म किस कैटेगरी में आएगा, फॉलोअर के हिसाब से ही उसे पैसे भी मिलेंगे। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को 2 से 5 लाख रुपए प्रति महीना, जबकि यूट्यूब शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने को लेकर भी इस पॉलिसी के तहत खबर सामने आ रही है। अब पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कंटेंट पर इसके जरिए नजर रखी जा सकेगी, यहां तक कि देश विरोधी पोस्ट पर लगाम लगाने में भी ये कारगर साबित हो सकती है और अश्लील कंटेंट पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि पूरी तरीके से समझा जाए तो सरकारी विज्ञापन भी इसके जरिए और आसान हो जाएगा। तो पॉलिसी का उद्देश्य क्या है और जिस तरीके से इस पॉलिसी को लेकर खबर सामने आ रही है, आपको बता दें योगी सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। नई डिजिटल नीति जो लाई गई है, ये सरकार की अब तानाशाही पूर्ण मीडिया, सोशल मीडिया, जनता की आवाज़ दबाने वाली मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कोई भी एक ट्वीट, उसकी सज़ा अगर उम्र कैद हो सकती है और इस कानून को लागू करने का अधिकार एक सब इंस्पेक्टर का होगा। एक आईओ किसी भी ट्वीट को अपने विवेक से ये मान लेगा कि ये देश विरोधी है, तो उसके बाद कोर्ट से फैसला करेगा कि वो है कि नहीं है, लेकिन तब तक शोषण उस व्यक्ति का होता रहेगा। ये स्कीम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकाने के लिए, डराने के लिए लाई गई है। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, यहाँ पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिहाज से ही क्या इसका विरोध किया जा रहा है या कुछ और आधार है जिसके लिहाज से ये सवाल उठाए जा रहे हैं?
देखिए, ये बात तो सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो विपक्ष जो सोशल मीडिया में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कहें तो हर लिहाज से भारी पड़ा था, और उसी के लिहाज से ये चीज़ें बदली जा रही हैं और यूपी सरकार ने ये फैसला किया है। उसमें कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसमें ये कहा गया कि अश्लील, अभद्र या राष्ट्र विरोधी कंटेंट अगर डाले गए तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने इस बात का विरोध कहा कि तानाशाही है, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन उसमें यह है कि जो लोग रजिस्टर कराएंगे और जो लोग सरकार से पैसे लेंगे, अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो संविधान में है, जो कानून में है। शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस लिहाज से और किस तरीके से इस पूरी पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी आती है, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं कुर्स्क के बाद बेलगरोद में यूक्रेन के अभियान को लेकर। अब जिस तरीके से वॉर जोन के हालात बने हुए हैं, TV9 की नजर इस पर रहती है, और इस बीच अब सीधे हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन के उस अभियान के बारे में, क्योंकि कुर्स्क के बाद बेलगरोद में यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को लेकर आज खबर बड़ी है। आपको बता दें, कुर्स्क की तरफ बेलगरोद में कब्जे की योजना है, और बेलगरोद में लगातार बढ़ रहे यूक्रेनी हमलों को लेकर भी आज खबर सामने आई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे यूक्रेन बेलगरोद में ऑपरेशन चला रहा है, और कुर्स्क के बाद बेलगरोद ज़ेलेंस्की का ये प्रतिशोध क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियां बेलगरोद में घुस चुकी हैं और उसी चेक पोस्ट को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। बेलगरोद सीमा पर भारी तादाद में ज़ेलेंस्की सेना की मौजूदगी को लेकर भी खबर आई है। हालांकि यूक्रेन के लिए बेलगरोद इतना जरूरी क्यों है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि रणनीतिक तौर पर बेलगरोद की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और बेलगरोद यूक्रेन और बेलारूस से घिरा हुआ है। बेलगरोद पर कब्जे से रूस की सप्लाई लाइन तो टूट सकती है, इसीलिए इस वक्त के हालात में यूक्रेन के लिए बेलगरोद इतना जरूरी क्यों है, यह समझने की जरूरत है। हालांकि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आज सामने आई, जहां प्लांट के बाहर यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती की गई है, और रूस को आशंका है कि यूक्रेन प्लांट को उड़ाएगा। प्लांट पर हमले के बुरे नतीजे निकलेंगे, रूस की तरफ से यह साफ तौर पर चेतावनी दी जा चुकी है। खबर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है, और इसमें यूक्रेन की एटमी साजिश क्यों, क्योंकि यूक्रेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की योजना को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ी तबाही की साजिश को लेकर भी बात कही जा रही है। हालांकि कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवारें नहीं है, और प्लांट को मिसाइल ड्रोन से, आपको बता दें, मिसाइल ड्रोन से उड़ाना भी आसान है। हालांकि यहां खास बात यही है कि कुछ दिन पहले ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया था, प्लांट के कूलिंग टावर में हमले के बाद आग को लेकर भी खबर आई थी। अब कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की रणनीति अगर अपनाई जाती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि प्लांट पर हमला कर रूस को क्या ये भड़काने की कोशिश है, ये लोकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से यह समझना जरूरी है कि बार बार रूस किस तरीके से कुर्स्क पर हो रहे ऑपरेशन के बाद बड़े स्तर पर चेतावनी दे चुका है। अब विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, इस वॉर फ्रंट पर खबरें आपने पहले पहुंचाई थी कि कैसे ज़ेपोरिज़िया इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जहां न्यूक्लियर प्लांट पर हमला और हमले के दौरान आग की तस्वीरें सामने आई थी। उसी लिहाज से आज हम कुर्स्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी न्यूक्लियर प्लांट पर खतरे की आशंका के तहत रोजाना बड़े दावे किए जा रहे हैं, और अब तो बात स्पेशल ऑपरेशन की आ रही है। देखिए, ये खतरा बढ़ा रहा है और दोनों देश इस खतरे से वाकिफ है। अगर यूक्रेन हमला करता है तो भी और रशिया हमला करता है तो भी दोनों देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट हो, चेर्निहिव का पावर प्लांट हो, या फिर अभी ताज़ा हमला जो कीव में हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर, ये तमाम हमले ये जाहिर करते हैं कि दोनों नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं। इसलिए अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा होगा, और अगर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो दोनों देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक संभावना यह है कि रेडिएशन ना हो और न्यूक्लियर पावर प्लांट को उस हद तक नुकसान ना पहुंचाया जाए जिस हद तक की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह जरूर है सुरभि कि कुर्स्क में लड़ाई बहुत ज्यादा विभत्स होती जा रही है,
वजह यह है कि पुतिन पर लोकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। पुतिन क्रुक्स को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है और क्रुक्स को जीतने के लिए वो कुछ भी और किसी भी हद तक गुजरने से तैयार है। 3 दिन पहले जो हमले हुए हैं, 200 से ज्यादा मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले, 7 लोगों की मौत, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हमला और इसके अलावा कई शहरों को निशाना, इवन जो राजधानी कीव है उसको भी निशाना बनाया गया है। मकसद, मोटिव, इंटेंशन तीनों साफ है कि क्रुक्स पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज की तारीख में क्रुक्स जो है वो यूक्रेन की ताकत है, पुतिन की कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा यूक्रेन उठाना चाहता है और इसी क्रुक्स को लेकर पुतिन यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। डिप्लॉयमेंट्स के बीच आशंका बढ़ गई है कि आखिर किस तरीके से यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। नजर बनाए रखे विपिन, आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया। अब अगले 2 महीनों में 5 देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें, सितंबर में सिंगापुर, ब्रुनेई और अमेरिका जाएंगे और अक्टूबर में रूस और लाओस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, लाओस में आसियान सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और जानकारी आपके सामने, क्योंकि आने वाले महीनों में यानी 2 महीनों में 5 देशों की यात्रा के बारे में ही खबर सामने आई है कि किस तरीके से 5 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद सिंगापुर के बाद सीधे ब्रुनेई के लिए रवाना होंगे और साथ ही 22 सितंबर को अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। हालांकि 5 देशों की यात्रा के तहत जानिए कि 26 सितंबर का वो दिन जब यूएन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 अक्टूबर को लाओस जाने का भी उनका कार्यक्रम है। 2 महीनों में 5 देशों की इस यात्रा के तहत लाओस में आसियान सम्मेलन में शामिल होने को लेकर फिलहाल खबर सामने आई है और 22 अक्टूबर को रूस जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो 2 महीने में 5 देशों की इस यात्रा के बारे में तो फिलहाल आपने खबर जान ली, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग खबर, क्योंकि बात होगी जयपुर पुलिस के ऑपरेशन चेकमेट के बारे में। जयपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जयपुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एक अपहरण की गुत्थी को सुलझाया और जयपुर से किडनैप इंजीनियर को, आपको बता दें, सकुशल घर तक पहुंचा दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 5 किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया। दरअसल 18 अगस्त को अनुज अपने दोस्त के साथ जयपुर घूमने गया था और उसी दौरान 4 बदमाशों ने उसे किडनैप किया। उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन चेकमेट। किडनैपर्स को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अनुज के पास पहुंची। अनुज कमरे में उस वक्त सो रहा था। पुलिस ने उसे जगाया। सुनिए अनुज और पुलिस के बीच क्या बात हुई। अनुज अनुज खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जा। पुलिस पुलिस मस्त रह। जयपुर पुलिस, हाय, हेलो। आप सुरक्षित हो, आ जाओ। पुलिस जयपुर पुलिस, जयपुर पुलिस, मस्त। अरे आ जाओ ना, आपके लिए आए हम। तेरा कार्ड है। उसी दौरान की एक और तस्वीर, क्योंकि जयपुर पुलिस ने 5 किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया और किडनैपर्स फिरौती मांगने के लिए बार बार लोकेशन तक बदल रहे थे। इसलिए जयपुर पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन चेकमेट नाम दिया। ऑपरेशन चेकमेट की सफलता के बाद जयपुर के कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने क्या कहा, सुनिए। शायद फर्स्ट किडनैपिंग का एक्ट था, तो उन्होंने ऐसा एक टेरेन चूज़ किया, उनके हिसाब से सही था, हमारे हिसाब से भी सही था पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना आबादी नहीं था। एक स्टेशन आ गया धर्मपुर स्टेशन के जस्ट पहले उनको बताया कि आप ट्रेन के डोर के पास आ जाओ और हमारा नेक्स्ट कॉल आएंगे, उसको फेंकना बाहर। तो हमारे टीम वहाँ तैयार थे, तो जो कलेक्शन के लिए जो खड़े थे वो आदमी वहाँ पकड़ में आ गया। उसको डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था, वो पकड़ में आ गया।